जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। छोटा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारकों के नाम लिखो। जलवायु, मृदा, भू-आकृति, जल। यह क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 आर्थिक कारकों के नाम लिखो। खनिज, नगरीकरण, रोजगार, औद्योगिकरण। सीधा सा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन भी आता है इस पार्ट से। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक का नाम पूछ सकते हैं, आर्थिक कारक का नाम पूछ सकते हैं, सामाजिक आर्थिक कारक। अपन बात करें जनसंख्या वितरण, किसी क्षेत्र विशेष में असमान रूप से लोगों का निवास करना जनसंख्या वितरण करता है, जिसमें भौगोलिक कारक की बात करें सबसे पहले जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, जनसंख्या का निवास सबसे ज्यादा उसी स्थान पर होगा जहां लोगों के पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए आसानी से जल उपलब्ध होता है। मनुष्य उस स्थान पर रहने की प्राथमिकता देगा, क्योंकि जल एक मनुष्य की क्या मूलभूत आवश्यकता है। जल एक मनुष्य की क्या मूलभूत आवश्यकता है, और यह मूल आवश्यकता है, ये जो पूर्ति हुई वहां उस जगह लोग रहेंगे। ठीक है, वो लोग ऐसे स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहां मैदानी क्षेत्र। ऐसा नहीं है कि लोग पहाड़ी क्षेत्र में निवास करना पसंद करते हैं, लोग उसी स्थान पर रहेंगे जो क्षेत्र क्या हो, मैदानी क्षेत्र। तो गोवा में लोग ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे जहां मैदानी क्षेत्र हो, और उस स्थान पर जनसंख्या भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप उत्तर भारत में देखो, ऑल ओवर भारत की बात करें तो उत्तर भारत की जरूरत मैदान का क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। ठीक है, इन क्षेत्रों में दिल्ली है। आगे जलवायु, लोग ऐसे जलवायु में रहना पसंद करेंगे जहां न तो गर्मी हो न सर्दी हो, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो। और ये जो जलवायु अधिकतर देखने को मिलेगी आपको मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। कहां देखने को मिलेगी? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे। ये जलवायु ऐसी होनी चाहिए गर्मी और सर्दी अनुकूल जलवायु, न ज्यादा ठंड न गर्मी। तो लोगों के अनुकूल जलवायु या मध्य अक्षांशीय क्षेत्र या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, उस क्षेत्र में लोग रहना पसंद ज्यादा करते हैं। उसके बाद में भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है मृदा, मिट्टी। सरल सी बात है, मिट्टी भी एक अहम मुख्य कारक है। लोग उस स्थान पर रहना पसंद करेंगे, ऐसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी जहां जलोढ़ मृदा हो। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जहां होगी वहां जनसंख्या भी हमें अधिकतर देखने को मिलेगी, क्योंकि जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा उत्पादन अधिक होता है। और दूसरी तरफ आप कंपेयर करके देखें मरुस्थलीय मिट्टी, जहां जनसंख्या क्या कम है, जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा है। तो ये मिट्टी प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादा रहती है, जिस वजह से लोगों की खाद्य आपूर्ति होती है, और यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। खनिज क्षेत्र में जनसंख्या उन क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलती है जहां खनिज भारत में सबसे ज्यादा। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ देखो, अफ्रीका का जाम्बिया और कटका क्षेत्र देखो। अफ्रीका के जाम्बिया कटका क्षेत्र, भारत के छोटा नागपुर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में क्योंकि जहां खनिज ज्यादा होगा वहां श्रमिकों की आवश्यकता ज्यादा होगी। श्रमिक को वो क्षेत्र क्या देगा? रोजगार प्रदान करेगा, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करेगी। नगरीकरण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक है नगरीकरण। नगरों में लोग जनसंख्या ज्यादा निवास करते हैं, लोग गांवों से नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है नगरों में बेहतर सुविधा। नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि नगर के क्षेत्र में व्यक्ति की स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, इनके अलावा अन्य जो आवश्यकताएं वो भी आसानी से पूर्ति हो जाती है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलती है नगरों में, बेहतर शिक्षा मिलती है, और नगरों में अन्य जो भी आवश्यकता होती है उनकी भी आसानी से पूर्ति हो जाती है। और मनोरंजन के क्षेत्र की बात करें तो वो भी अधिक है। ये वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से नगरों में रोजगार मिल जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को गांवों से शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है, क्योंकि रोजगार के साधन अधिक है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, शिक्षा बेहतर मिलती है, और भी प्रशासनिक कार्यों को भी आसानी से नगरों में हो रहे हैं। अधिकतर प्रशासनिक कार्यों भी नगरों में
निवास करना पड़ेगा। रोजगार, जनसंख्या उस क्षेत्र में भी अधिकतर देखने को मिलेगी जहाँ रोजगार आसानी से उपलब्ध हो जाए। चाहे आप मुंबई शहर को देखो, गुजरात के सूरत शहर को देखो, वर्तमान में कपड़े उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिल लगी है, क्योंकि वो क्षेत्र लोगों को क्या दे रहा है, रोजगार। जिसकी वजह से मुंबई शहर, सूरत, इन शहरों में, दिल्ली, इन शहरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि ये शहर है वो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। औद्योगिकरण की अपनी बात होगी, औद्योगिकरण क्षेत्र जहाँ ज्यादा होगा वहाँ रोजगार के साधन होंगे और आर्थिक स्थिति से उन क्षेत्रों में मजबूत होते हैं लोग, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, वहाँ रहना लोग पसंद करेंगे। उसके बाद जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक और धार्मिक कारक, धर्म सबसे इंपॉर्टेंट। लोग उसी स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहाँ अपने धर्म, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के लोग रहते हैं। इसीलिए जहाँ हिंदू बहुल्य क्षेत्र है वहाँ लोग हिंदू धर्म के लोग रहना पसंद ज्यादा करेंगे, जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है मुस्लिम लोग रहना पसंद करेंगे, अपने धर्म और अपनी संस्कृति के लोग जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में जनसंख्या लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे। संस्कृति और रीति रिवाज ये भी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐतिहासिक स्थल, ऐसा स्थल, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देखो, जैसे आपके हरिद्वार, पुष्कर, द्वारिका, हिंदुओं की धार्मिक प्रसिद्ध स्थल है। इनके लिए ऐतिहासिक स्थल जो ऐतिहासिक की दृष्टि से प्रसिद्ध हो, उन क्षेत्रों में भी लोग अधिकतर जनसंख्या रहना पसंद करते हैं। लोगों का लगाव होता है अपने धर्म से, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ये तो अपने कारक हो गए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का तो आपको इसी तरीके से सारणी बना के आपको उसका उत्तर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुख्य पॉइंट सबसे पहले लिख देते हो तो एग्जामिनर इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और वो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा मान के चलो इतने मटेरियल आपने, इतने बिंदु आपने लिख दिए तो आपके 2 नंबर वहां क्लियर हो जाते हैं। थ्योरी के 1 नंबर मिलता है। क्वेश्चन चाहे जनसंख्या वितरण की बात करो, चाहे भारतीय कृषि की समस्या की बात करो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात करो, चाहे विनिर्माण की विशेषताओं की बात करो, चाहे उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करो, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो उन्हें हमें ज्यादातर अपनी लेखन शैली सुधारने और इस तरीके से लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी से प्रभावित हो और जिससे आपके नंबर वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारण। इस पार्ट में हमें ध्यान रखना है छोटे क्वेश्चन का कि जनसंख्या वितरण को करने वाले भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक से छोटा सा क्वेश्चन का बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इस वजह से लिखते जा रहे हैं कि भौगोलिक कारकों से, आर्थिक कारकों से। उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें, प्रतिपादक की बात करें थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस, थॉमस माल्थस इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये सिद्धांत है क्या? जनांकीय मतलब जनसंख्या, और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से हमें किसी क्षेत्र विशेष की वर्तमान और भावी भविष्य की जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो। इस सिद्धांत को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमस माल्थस। अगर किसी क्षेत्र के वर्तमान और भविष्य की जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या ऐसा सिद्धांत जिसके माध्यम से हमें किसी क्षेत्र विशेष की वर्तमान और भविष्य की जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमस माल्थस। इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं थी या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 चक्कर थे। कितने चक्कर है? 3 चक्कर। इस बात का ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन आ जाए कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के कितने चक्कर है? 3। कहने वाला कौन था? थॉमस माल्थस। क्या है? भविष्य की जनसंख्या, वर्तमान की जनसंख्या के बारे में पता लगा देता है। इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में आपके 3 अवस्थाएं हैं। देखो, इसे समझने का सरल सा तरीका
ग्रामीण खेतिहर अशिक्षित ग्रामीण से लोग नगरीय खेतिहर से औद्योगिक औद्योगिक से अशिक्षित से शिक्षित एक चीज का ध्यान रखना आज से 200 वर्ष पहले विश्व के सारे देश है वो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की फर्स्ट अवस्था में थे। कौन सी अवस्था में? फर्स्ट अवस्था में। इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। कितने होते हैं? 3 अवस्थाएं। अब बात करते हैं पहली अवस्था, फर्स्ट अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था की बात करें तो इसकी क्या विशेषता है? जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या थी? उच्च थी। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी, क्योंकि पहली अवस्था में अधिकतर लोग क्या थे? ग्रामीण लोग क्या थे? खेतिहर लोग क्या थे? अशिक्षित लोग गांवों में निवास करते थे और आर्थिक स्थिति से वो मजबूत नहीं थे, सिर्फ खेती करते थे और इस वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हो पाई। और लोग क्या थे? शिक्षित नहीं थे, अशिक्षित थे। जन्म दर बहुत उच्च था, लोग अशिक्षित थे, जन्म दर बहुत ज्यादा था और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थे तो उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर देखभाल नहीं हो पाई। और ग्रामीण क्षेत्र में गाँव में निवास कर रहे थे और रूढ़िवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, तो स्वास्थ्य का, शिक्षा का इतना कुछ लोगों को पता नहीं था। तो ध्यान रखना, जनांकी के संक्रमण सिद्धांत पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। इस अवस्था में लोग ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित होने की वजह से ज्यादा वो उनमें आर्थिक स्थिति से और शैक्षणिक स्थिति से सुधार नहीं हो, जिसकी वजह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे। ठीक है, इस सिद्धांत की फर्स्ट अवस्था, तीसरी अवस्था है कि विश्व के अधिकतर जो देश है, जो बिल्कुल ही गरीब देश है, वो इसमें आते हैं। विश्व के गरीब देश भूटान, अफ्रीकन महाद्वीप के देश, चाहे वो अफ्रीका की तस्मानिया, जहाँ ये जो क्षेत्र है अफ्रीकन देश पाए जा रहे हैं, अफ्रीकन देश और भूटान, ये जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था। तो इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या थी? उच्च थी और दोनों ही उच्च थी। तो इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि क्या हुई थी? स्थिर। जनसंख्या वृद्धि क्या हुई थी? मंद या धीमी रही। ध्यान रखना, जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। लोग ग्रामीण, खेतिहर, ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित थे और इस वजह से जनसंख्या की वृद्धि दर है वो क्या थी? धीमी थी। जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? धीमी थी या मंद थी। अब बात करते हैं जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था। कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था की बात करते हैं और सेकंड अवस्था में बात करेंगे अपन लोग ग्रामीण से नगर की ओर, खेतिहर से औद्योगिक तरफ और अशिक्षित से शिक्षित की ओर अग्रसर हुए, उसकी तरफ बढ़े। तो ध्यान रखना, इस जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था में आपके जन्म दर उच्च थी और समय के साथ साथ मृत्यु दर में क्या आई थी? कमी आई थी। जन्म दर उच्च थी और समय के साथ मृत्यु दर में क्या आई? कमी। और लोग ग्रामीण से नगर की तरफ, खेती से औद्योगिक तरफ, अशिक्षित से शिक्षित की ओर आगे अग्रसर हुए थे, बढ़े थे। तो जिसकी वजह से जन्म दर उतनी थी लेकिन मृत्यु दर में स्वास्थ्य सेवा सुधार, तो मृत्यु दर में कमी और मृत्यु दर में सरल सी बात है कमी आएगी। जन्म दर प्रारंभ में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर में क्या आई थी? कमी। मृत्यु दर में क्या आई? कमी। और मृत्यु दर में कमी आने की वजह से जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि। जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि। इसीलिए जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की अवस्था दो को जनसंख्या का विस्फोटक अवस्था कहा जाता है। जनसंख्या का विस्फोटक अवस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था को जनसंख्या का विस्फोटक अवस्था कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, जनसंख्या का विस्फोटक अवस्था कहा जाता है। इसमें जो विश्व के विकास
देश है वो सम्मिलित है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था में विश्व के विकासशील देश है वो सम्मिलित है, जैसे भारत है, श्रीलंका है, जो विकासशील देश है वो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था है। तो ध्यान रखना, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की दो अवस्थाएं, दूसरी अवस्था में लोग ग्रामीण से नगर की तरफ, खेतीय से औद्योगिक तरफ, ऐसे से शिक्षित की ओर अग्रसर हुए थे। प्रारंभ में जन्म दर मृत्यु दर उच्च थी, लेकिन बाद में मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर कुछ बना, जनसंख्या बढ़ी और इसीलिए जनसंख्या विस्फोटक अवस्था आ जाता है। अब अपन बात करें जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था में लोग ग्रामीण से नगर की तरफ, खेतीय से औद्योगिक तरफ और ऐसे से शिक्षित हो चुके थे पूर्ण तौर पर। तो जब लोग ग्रामीण से नगर की तरफ चले गए, खेती से औद्योगिक तरफ और शिक्षित से शिक्षित हो गए, तो लोगों ने जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही क्या ला दी, जन्म और मृत्यु दर में दोनों में क्या आई, कमी आई। दोनों में क्या आई, कमी आई। दोनों में कमी आई तो जनसंख्या की वृद्धि दर है, वो वृद्धि दर, जो वृद्धि की दर है वो क्या होगी, स्थिर। वृद्धि की दर है वो क्या होगी, स्थिर। तो ध्यान रखना, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत तीसरी अवस्था में, इस अवस्था में लोग जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आई, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हुई और इसलिए लोग ग्रामीण से नगर की ओर, खेती से औद्योगिक तरफ और ऐसे से शिक्षित की तरफ बढ़े। और इसमें तीसरी अवस्था में विश्व के जो विकसित देश है वो सम्मिलित है। विश्व के विकसित देश सम्मिलित है, जैसे ब्रिटेन है, जापान है, ठीक है, जो डेवलपमेंट कर चुकी कंट्री है वो किसमें, इसमें सम्मिलित है। तो ये था जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत में कितने चक्र है, 1 2 3। अगर क्वेश्चन आता है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के चक्कर कितने, तो 3। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत व्यवस्था कितनी है, 2। बात कौन सी अवस्था की बात था, दूसरी, ठीक है। आज से 200 वर्ष पहले सारे के सारे पहले अवस्था में ये तो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, थॉमस माल्थस ने एक बात कही थी, दोबारा बता देता हूँ। थॉमस माल्थस ने एक बात कही थी कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि लोग खाद्य आपूर्ति की वजह से, खाद्यान्न की पूर्ति नहीं होगी और लोग सारे के सारे मारपीट, खून खराबे और आपस में एक दूसरे की हत्याएं करके मर जाएंगे, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। क्योंकि थॉमस माल्थस का क्या मानना था कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो जनसंख्या की वृद्धि आपकी क्या हो रही है, गुणात्मक। क्या हो रही है, गुणात्मक। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64, 64 से 132 या इस तरीके से 128, 16, 16 से 32, 32 से 64। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि तो गुणात्मक हो रही है और संसाधनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। संसाधनों में क्या हो रही है, कमी, या संसाधनों की वृद्धि गुणात्मक नहीं हो रही है, संख्यात्मक रूप से हो रही है, 1 2 3 इस प्रकार। तो जनसंख्या की भारी वृद्धि की वजह से यहाँ से बीते जाते हैं कि जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि की वजह से, खाद्य आपूर्ति की वजह से ऐसा समय आएगा कि लोग महामारी और मारपीट, हत्या की वजह से खत्म हो जाएंगे। ऐसा कथन था थॉमस माल्थस का, ठीक है। ये तो आपके जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या ऋतु को प्रभावित करने वाले कारक, इनके अलावा जनसंख्या घनत्व वृद्धि, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। ये आपके जनसंख्या